शंकु कहानी। घर की चार दीवारी आदमी को सुरक्षा देती हैं, पर साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी हैं। स्कूल, कॉलेज जहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास करते हैं, वहीं नियम, कायदे और अनुशासन के नाम पर उसके व्यक्तित्व को कुंठित भी करते हैं। बात यह है बंधु कि हर बात का विरोध उसके भीतर ही रहता है। ये सब मैं किसी किताब के उदाहरण नहीं पेश कर रही हूँ। ऐसी भारी भरकम किताबें पढ़ने का तो मेरा बूता ही नहीं है। यो तो उन बातों और बहसों के टुकड़े हैं जो रात दिन हमारे घर में हुआ करती हैं। हमारा घर यानी बुद्धिजीवियों का अखाड़ा। यहाँ सिगरेट के धुएं और कॉफ़ी के प्यालों के बीच बातों के बड़े बड़े तुमार बांधे जाते हैं। बड़ी बड़ी शाब्दिक क्रांतियाँ की जाती हैं। इस घर में काम कम और बातें ज़्यादा होती हैं। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, पर अपने घर से यह लगता ज़रूर है कि बुद्धिजीवियों के लिए काम करना शायद वर्जित है। मातुश्री अपनी 3 घंटे की तफरीहनुमा नौकरी बजाने के बाद मुक्त, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद जो समय बचता है वह या तो बात बहस में जाता है या फिर लेट लगाने में। उनका ख्याल है कि शरीर के निष्क्रिय होते ही मन मस्तिष्क सक्रिय हो उठते हैं और वे दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे अपना मन मस्तिष्क के ही सक्रिय में बनाए रखती हैं। पिताश्री और भी 2 कदम आगे हैं। उनका बस चले तो वे नहाएं भी अपनी मेज पर ही। जिस बात की हमारे यहाँ सबसे अधिक कताई होती है वह है आधुनिकता। पर ज़रा ठहरिए, आप आधुनिकता का गलत अर्थ मत लगाइए। यह बाल कटाने और छुरी कांटे से खाने वाली आधुनिकता कतई नहीं है। यह है ठेठ बुद्धिजीवियों की आधुनिकता। यह क्या होती है सो तो ठीक ठीक मैं नहीं जानती, पर हाँ, इसमें लीक छोड़ने की बात बहुत सुनाई देती है। आप लीक को धुलती झाड़ते आइए, सिर आंखों पर लीक से चिपक कर आइए, धुलती खाइए। बहसों में यूँ तो दुनिया जहान की विषय पीसे जाते हैं, पर एक विषय शायद सब लोगों का बहुत प्रिय है और वह है शादी। शादी यानी बर्बादी। हल्के फुल्के ढंग से शुरू हुई बात एकदम बौद्धिक स्तर पर चली जाती है। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। पति पत्नी का संबंध बड़ा नकली और ऊपर से थोपा हुआ है, और फिर भी धुआंधार ढंग से विवाह की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इस बहस में अक्सर स्त्रियां एक तरफा हो जाती हैं और पुरुष एक तरफ, और बहस का माहौल कुछ ऐसा गर्म हो जाया करता है कि मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि अब ज़रूर 1-2 लोग तलाक दे बैठेंगे। पर मैंने देखा कि ऐसा कोई हादसा कभी हुआ ही नहीं। सारे ही मित्र लोग अपने अपने ब्याह को खूब अच्छी तरीके से तय समेटकर उस पर जमकर आसन मारे बैठे हैं। हाँ, बहस की रफ्तार और टोन आज भी वही है। अब सोचिए, ब्याह को कोसेंगे तो फ्री लव और फ्री सेक्स को तो कोसना ही पड़ेगा। इसमें पुरुष लोग उछल उछल कर आगे रहते हैं, कुछ इस भाव से मानो बात करते ही इसका आधा सुख तो वे ले ही लेंगे। पापा खुद बड़े समर्थक, पर हुआ यूँ कि घर में हमेशा चुप चुप रहने वाली दूर दराज की एक दीदिया ने बिना कभी इन बहसों में भाग लिए ही इस पर पूरी तरह अमल कर डाला, तो पाया कि सारी आधुनिकता आधम। वह तो फिर मम्मी ने बड़े सहज ढंग से सारी बात को संभाला और निरर्थक विवाह के बंधन में बांधकर दीदिया का जीवन सार्थक किया। हालांकि यह बात बहुत पुरानी है और मैंने तो बड़ी दबी ढकी जुबान से इसका जिक्र ही सुना था। वैसे पापा मम्मी का भी प्रेम विवाह हुआ था। यूँ यह बात बिल्कुल दूसरी है कि होश संभालने के बाद भी मैंने उन्हें प्रेम करते नहीं देखा, केवल बहस करते ही देखा है। विवाह के पहले अपने इस निर्णय पर मम्मी को नाना से भी बहुत बहस करनी पड़ी थी। बहस का यह दौर बहुत लंबा चला। शायद इसके बावजूद यह बहस विवाह नहीं, प्रेम विवाह ही है, जिसका जिक्र मम्मी बड़े गर्व से किया करती हैं। गर्व विवाह को लेकर नहीं, पर इस बात को लेकर कि किस प्रकार उन्होंने नाना से मोर्चा लिया। अपने और नाना के बीच हुए संवादों को वे इतनी बात दोहरा चुकी हैं कि मुझे वे कंठस्थ से हो चुके हैं। आज भी
जब वे उसकी चर्चा करते हैं तो लीक से हटकर कुछ का संतोष उनके चेहरे पर झलक उठता है। बस ऐसे ही घर में मैं पल रही हूँ, बड़े मुक्त और स्वच्छंद ढंग से। और पलते पलते एक दिन अचानक बड़ी हो गई। बड़े होने का यह एहसास मैंने अपने भीतर से इतना नहीं फूटा जितना बाहर से। इसके साथ ही एक दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि घर के ठीक सामने एक बरसाती है, एक कमरा और उसके सामने फैली छत। उसमें हर साल 2-3 विद्यार्थी आकर रहते हैं। छत पर घूम घूम कर पढ़ते हैं, पर कभी ध्यान ही नहीं गया। शायद ध्यान जाने जैसी मेरी उम्र ही नहीं थी। इस बार देखा वहाँ 2 लड़के आए थे तो वे 2 ही, पर शाम तक उनके मित्रों का एक अच्छा खासा जमघट हो गया था। सारी छत ही नहीं, सारा मोहल्ला तक गुलजार। हंसी मजाक, गाना बजाना और आसपास की जो भी लड़कियां उनकी नज़र के दायरे में आ जाती, उन पर चुटीली फवतियाँ। पर उनकी नज़रों का असली केंद्र हमारा घर, और स्पष्ट कहूँ तो मैं ही थी। बरामदे में निकलकर मैं कुछ भी करूं, उधर से एक न एक रिमॉक हवा में उछलता हुआ टपकता और मैं भीतर तक थरथरा उठती। मुझे पहली बार लगा कि मैं हूँ, और केवल हूँ ही नहीं, किसी के आकर्षण का केंद्र हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अपने होने का यह पहला एहसास बड़ा रोमांचक लगा, और अपनी ही नज़रों में मैं नई हो उठी, नई और बड़ी। अजीब सी स्थिति थी। जब वे फवतियाँ कसते तो मैं गुस्से से भन जाती। हालांकि उनकी फवतियों में अशिष्टता कहीं नहीं थी, तो थी केवल उन मन को सहलाने वाली एक चूहल। पर जब वे नहीं होते या होकर भी आपस में ही मशगूल रहते तो मैं प्रतीक्षा करती रहती। एक अनाम सी बेचैनी भीतर ही भीतर कसमसा रहती। आलम यह है कि हर हालत में ध्यान वहीं अटका रहता। मैं कमरा छोड़कर बरामदे में ही टंगी रहती। पर इन लड़कों के इस हल्ले गुल्ले वाले व्यवहार ने मोहल्ले वालों की नींद जरूर हराम कर दी। हमारा मोहल्ला यानी हाथरस, खुर्जा के लालाओं की बस्ती, जिनके घरों में किशोरी लड़कियां थीं, वे बाहें चढ़ा चढ़ाकर दांत और लात तोड़ने की धमकियां दे रहे थे, क्योंकि सबको अपनी लड़कियों का भविष्य खतरे में जो दिखाई दे रहा था। मोहल्ले में इतनी सरगर्मी और मेरे मम्मी पापा को कुछ पता ही नहीं। बात असल में यह है कि इन लोगों ने अपनी स्थिति एक द्वीप जैसी बना रखी थी, सबके बीच रहकर भी सबसे अलग। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, ये जो सामने लड़के आए हैं, जब देखो मुझ पर रिमार्क पास करते रहते हैं। मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, मैं भी यह जवाब दूंगी। कौन लड़के? मम्मी ने आश्चर्य से पूछा। कमाल है, मम्मी को कुछ पता ही नहीं। मैंने कुछ खींच और कुछ पुलक के मिले जुले स्वर से सारी बात बताई, पर मम्मी पर कोई विशेष प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। बताना कौन है ये लड़के? बड़े ठंडे लहजे में उन्होंने कहा, और फिर पढ़ने लगी। अपना छेड़ा जाना मुझे जितना सनसनीखेज लग रहा था, उस पर मम्मी की ऐसी उदासीनता मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई और माँ होती तो फेंटा कसकर निकल जाती और उनकी 7 पुस्तों को तार देती, पर माँ पर जैसे कोई असर ही नहीं। दोपहर ढले, लड़कों की मंजलिस छत पर जमी तो मैंने मम्मी को बताया, देखो ये लड़के हैं जो सारे समय इधर देखते रहते हैं, और मैं कुछ भी करूं उस पर फफतियाँ कसते हैं। पता नहीं मेरे कहने में ऐसा क्या था कि मम्मी एक टक मेरी ओर देखती रही, धीरे से मुस्कुराई, थोड़ी देर तक छत वाले लड़कों का मुआयना करती रही, फिर बोली, कल शाम को इन लोगों को बाय पर चाय पर बुला लेते हैं और तुमसे दोस्ती करवा देते हैं। तुम इन्हें चाय पर बुलाओगी? मुझे जैसे मम्मी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे यह तो हमारे ज़माने में होता था कि मिल तो सकते नहीं, बस दूर से ही फफ्तियाँ कस कस कर तसल्ली करो। अब तो ज़माना बदल गया है। मैं तो इस विचार मात्र से ही पुलकित लगा। माँ सचमुच कोई ऊंची चीज़ है। ये लोग हमारे घर आएंगे और मुझसे दोस्ती करेंगे। एकाएक मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे किसी की दोस्ती की सख्त आवश्यकता है। इस मोहल्ले में मेरा किसी से विशेष मेल जोल नहीं है और घर में केवल मम्मी पापा के दोस्त ही आते हैं। दूसरा दिन मेरा बहुत ही संशय में बीता। पता नहीं मम्मी अपनी बात पूरी भी करती हैं या यूं ही रो में कह गईं और बात खत्म।
शाम को मैंने याद दिलाने की ही कहा था, मम्मी तुम सचमुच ही इन लड़कों को बुलाने जाओगी? शब्द मेरे यही थे, वरना भाव तो था कि मम्मी जाओ ना प्लीज़। और मम्मी सचमुच ही चली गईं। मुझे याद नहीं, मम्मी 2-4 बार से अधिक मोहल्ले में किसी के घर गई हूँ। मैं सांस रोककर उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। एक विचित्र सी चिर थिरकन में मैं अंग प्रत्यंग में महसूस कर रही थी कि कहीं मम्मी साथ ही लेती आई तो, कहीं वे मम्मी से भी बदतमीजी से पेश आए तो, पर नहीं, वे ऐसे लगते तो नहीं हैं। कोई घंटे भर बाद मम्मी लौटी, बेहद प्रसन्न। मुझे देखते ही उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें अभी तक तो लोग अपने अपने घरों से ही उनकी लात दांत तोड़ने की धमकी दे रहे थे। मैं जैसे सीधे घर ही पहुंच गई, उनकी हड्डी पसली एक करने पर। फिर तो इतनी खातिर की बेचारों ने की, बस। बड़े ही स्वीट बच्चे हैं, बाहर से आए, हॉस्टल में जगह नहीं मिली इसलिए कमरा लेकर रह रहे हैं। शाम को जब पापा आएंगे तब बुलवा लेंगे। प्रतीक्षा में समय इतना बोझिल हो जाता, यह भी मेरा पहला अनुभव था। पापा आए तो मम्मी ने बड़े उमंग कर सारी बात बताई। सबसे कुछ अलग करने का संतोष और गर्व उनके हर शब्द में जैसे छलका पड़ा रहा था। पापा ही कौन पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सुना तो वे भी प्रसन्न हुए। बुलाओ लड़कों को, अरे खेलने खाने दो और मस्ती मारने दो बच्चों को। मम्मी पापा को अपनी आधुनिकता तुष्ट करने का एक जोरदार अवसर मिल रहा था। नौकर को भेजकर उन्हें बुलवाया गया तो अगले ही क्षण सब हाजिर। मम्मी ने बड़े कायदे से परिचय करवाया और हेलो हाय का आदान प्रदान हुआ। तनु बेटे, अपने दोस्तों के लिए चाय बनाओ। धत तेरे की, मम्मी के दोस्त आए तब भी तनु बेटा चाय बनाए, और उसके दोस्त आए तब भी। पर मन मारकर उठी और चाय पानी होता रहा। खूब हंसी मजाक भी चली। ये सफाई पेश करते रहे कि मोहल्ले वाले झूठ मूठ ही उनके पीछे पड़े रहते हैं। वे तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, जस्ट फॉर फन कुछ कर दिया, वरना इस सबब का कोई मतलब नहीं। पापा ने बढ़ावा देते हुए कहा, अरे इस उम्र में तो ये सब करना ही चाहिए। हमें मौका मिले तो आज भी करने से बाज ना आए। हंसी की एक लहर यहाँ से वहाँ तक दौड़ गई। कोई 2 घंटे बाद वे चलने लगे तो मम्मी ने कहा, देखो इसे अपना ही घर समझो, जब इच्छा हो चले आया करो। हमारी तनु बिटिया को अच्छी कंपनी मिल जाएगी, कभी तुम लोगों से कुछ पढ़ भी लिया करेगी। और देखो कुछ खाने पीने का मन हुआ करे तो बता दिया करना, तुम्हारे लिए बनवा दिया करूँगी। और वे लोग पापा के खुलेपन और मम्मी की आत्मीयता और स्नेह पर मुग्ध होते हुए चले गए। बस जिससे दोस्ती करवाने के लिए उन्हें बुलाया गया था, वह बेचारी इस तमाशे की मात्र दर्शक वर्ग बनी रह गई। उनके जाने के बाद बड़ी देर तक उनको लेकर ही चर्चा होती रही। अपने घर की किशोरी लड़की को छेड़ने वाले लड़कों को घर बुलाकर चाय पिलाई जाए और लड़की से दोस्ती करवाई जाए, यह सारी बात ही बड़ी थ्रिलिंग और रोमांचक लग रही थी। दूसरे दिन से मम्मी हर आने वाले से इस घटना का उल्लेख करती। वर्णन करने में पटु मम्मी नीरस बात को भी ऐसा दिलचस्प बना देती। फिर यह तो बात ही बड़ी दिलचस्प थी। जो सुनता वही कहता, वाह यह हुई ना कुछ बात। आपका बड़ा स्वस्थ दृष्टिकोण है चीज़ों के प्रति, वरना लोग बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे पर बच्चों को घोट कर रखेंगे। जरा सा शक सुबह हो जाए तो बाकायदा जासूसी करेंगे। और मम्मी इस प्रशंसा से निहाल होती हुई कहती, और नहीं तो क्या, मुक्त रहो और बच्चों को भी मुक्त रखो। हम लोगों को बचपन में यह मत करो, यहाँ मत जाओ कह कहकर कितना बांधा गया था। हमारे बच्चे तो कम से कम इस घुटन के शिकार ना हो।